हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में जिस लेक्चर को हम ले रहे हैं वो है क्लास 11th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर। तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, डिटेल्स में समझेंगे, कोशिश करेंगे कि सभी टॉपिक्स को कवर करें और इसके जो रिलेटेड एक्सरसाइज है उसको भी हम इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर्स को मैंने अलग अलग स्प्लिट कर दिया है, तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन चाहिए तो आप डायरेक्टली उस पर स्विच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर को समझेंगे। चैप्टर का नाम था लिविंग वर्ल्ड और इसमें हम समझते हैं कि जो लिविंग वर्ल्ड है उससे रिलेटेड क्या क्या बेसिक्स हमको इस चैप्टर्स में देखना है। ठीक है, तो जो लिविंग वर्ल्ड है मतलब कि जिसमें हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जितने भी जिंदा ऑर्गेनिज्म हम इस अर्थ पर देखते हैं वो सभी कैसे हैं, हाईली डाइवर्स हैं, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी। सभी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा देखने में अलग होते हैं और वो अलग अलग हैबिटेट्स में, बहुत ही अलग अलग हैबिटेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कोई समुंदर में बहुत गहराई में भी मिल रहे हैं, कोई माउंटेन्स पे बहुत हाइट में मिल रहे हैं, कोई डेजर्ट कंडीशंस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की अलग अलग वेदर कंडीशंस में हमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं जिनके अंदर में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं, उनमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है और उनके हैबिटेट्स भी एक दूसरे से बहुत अलग हैं। कोई बहुत ठंडा है तो कोई बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो इस तरीके के हमें कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि एक गैलोपिंग हॉर्सेस होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं और अटैकिंग शार्क्स होती हैं। ठीक है, तो इनका जो सेलुलर एक्टिविटी होती है वो बहुत ही अलग अलग होती है और बहुत ही अलग अलग क्यूरियोसिटी आपको देखने को मिलती है। जैसे आप कोई वीडियोस वगैरह में देखते हैं कि कोई आपको स्पेशल एक ऑर्गेनिज्म दिखाया गया तो आपको क्यूरियस हो जाते हैं कि हाँ ये इसके अंदर ये देखिए बहुत सारी चीज़ अलग है। तो ऐसा ही डिस्कवरी वगैरह पे हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, तो हमें उसमें क्यूरियोसिटी आती है। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे अर्थ में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म के बीच में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इससे बेसिकली फंडामेंटल एक क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। वो फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है कि जो लाइफ है उसका मेन पर्पस क्या है, लाइफ क्यों है और लाइफ है क्या, अर्थ पर जो जिंदगी है वो क्यों है और वो है क्या। तो उसको हम समझते हैं, इस पूरे हम वीडियो लेक्चर में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डाइवर्सिटी जो है अर्थ में, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी एक वाइड वैरायटी है ऑर्गेनिज्म की, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जितने भी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें वैरायटीज बहुत सारी है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में है। लगभग 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज इस अर्थ पर डिस्क्राइब्ड हो चुकी हैं, बहुत सारी अभी अनडिस्क्राइब्ड भी हैं। ठीक है, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख के इक्वल होता है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको लैक्स में नंबर आ जाएगा, यानी कि लगभग 18 लाख स्पीसीज हम अर्थ पर देख चुके हैं अभी तक नंबर में, 18 लाख अलग अलग स्पीसीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आता है। ऑब्जर्वेशंस देखते हैं अगर हम उनके, तो वैरायटीज इंक्रीज विद द एरिया एक्सप्लॉइटेड। जितना जितना आप एरिया एक्सप्लोर कर, एक्सप्लॉइटेड बोल, सॉरी मैंने बोल दिया था, जितना एरिया आप एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, यानी कि जितने जितने बड़े एरिया में आप घूमने जाएंगे देखेंगे, ठीक है, उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे सपोज आप अपने गार्डन में घूम रहे हैं, आप एक बहुत छोटे एरिया में अगर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ स्पीसीज मिलेंगे। आप जैसे जैसे अपना एरिया इंक्रीज करते जाएंगे अलग अलग वैरायटीज़ के प्लांट्स, एनिमल आपको देखने को मिलते रहेंगे जितना जितना आप एरिया इंक्रीज करते जाएंगे। तो ऐसे ही जितना मैक्सिमम एरिया आप कवर करते जाएंगे, जितना एरिया एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको प्लांट्स के नंबर्स, अलग अलग वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी। तो ये ऑब्जर्वेशंस पे आता है। ठीक है, अब आते हैं हम स्पीसीज से। स्पीसीज क्या है, एक तरीके के एक डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म को हम स्पीसीज कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझते हैं कि एक स्पीसीज क्या है, जैसे एक नीम का पेड़ है तो वो एक अलग स्पीसीज है क्योंकि वो एक नीम का पेड़ एक अलग तरीके की
स्पीसीज को शो कर रहा है, एक अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म है, एक डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म है। ऐसे ही किसी और दूसरे तरीके का पेड़, आम का पेड़ या फिर कोई स्पेशल ऑर्गेनिज्म, कैट, डॉग, रैट, ये सभी अलग अलग स्पीसीज से आते हैं। अब उसमें भी रैट की बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज हैं। रैट एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरीके के रैट्स आते हैं, तो वो अलग अलग स्पीसीज से आते हैं, ठीक है। फिर आता है अनसीन डाइवर्सिटी। व्हाट इज अनसीन डाइवर्सिटी? अनसीन डाइवर्सिटीज में ऐसी डाइवर्सिटी आती है जिसको हम देख नहीं सकते। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, और वो जो डाइवर्सिटी आती है वो अनसीन कहलाती है। वो है, बहुत सारी डाइवर्सिटी ऐसी है जो एग्जिस्ट करती है लेकिन हम आंखों से नहीं देख पाते। अभी हम इतने मॉडर्न इंडस्ट्रीज वगैरह सब में देखते हैं, सब चीज़ें माइक्रोस्कोपिक आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो वो हम जानते हैं, बहुत सारी वायरस, बैक्टीरिया, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन पहले के लोग नहीं जानते थे। लेकिन अभी के कंडीशंस में हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जानते हैं कॉमनली। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको कॉमन मैन नहीं जानता। वो साइंस का स्टूडेंट्स या साइंस का टीचर या जो इस तरीके के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा उसकी नॉलेज है, लेकिन ऐसी डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है जितना कि नेक्ड डाइवर्सिटी है, ठीक है। विजिबल जितनी डाइवर्सिटी है उतना ही हमारी इनविजिबल डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, उसकी भी डिस्कवरी अभी बहुत सारी नहीं हुई है। अब इसमें नेमिंग की बात आती है। देखिए, जब हम भी कोई भी जब ऑर्गेनिज्म नया मिलता है तो सबसे पहले हम उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। पहचानते हैं तो हम उसका सबसे पहले नाम रखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक नेमिंग का, नॉमेनक्लेचर का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। बिना नाम के आप चीज़ को ज़्यादा देर तक आइडेंटिफाई नहीं करके रह सकते। उसको एक ग्रुप में डिवाइड करना, एक ग्रुप में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए, और कन्फ्यूज़न ना हो, कल को पता चला आपने दो कुत्ते देखे, सपोज दोनों ही सेम एनिमल हैं, और उनको आपने नाम अलग अलग दे दिया, तो आप उसको कहीं भी पहचान लोगे। या दो अलग अलग आपने स्पीसीज देखी और आपने उनका कभी बताया ही नहीं कि ये अलग अलग क्या है, उनका नाम ही नहीं रखा, तो आपको हमेशा लाइफ टाइम कन्फ्यूज़न रहेगी, आप उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। इवन घर में बच्चे होते हैं तो हम भी सबसे पहले उनका नाम रखते हैं। घर में कोई पेट लेके आते हैं तो उसका हम नाम रखते हैं। तो नेमिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो साइंटिफिक नेमिंग को हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें हम उसका स्पीसीज का साइंटिफिक नेम रख रहे हैं। पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नेम से हमें यहाँ पर मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम उसके स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसका नेमिंग रखेंगे, तो ऐसी कंडीशंस को कहते हैं नॉमेनक्लेचर। तो जब भी कोई नई स्पीसीज रिकॉग्नाइज होती है, नई स्पीसीज पता करी जाती है, तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये पहले से हम इसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फिर हम उसके नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग उसका नाम रखते हैं। तो प्लांट्स का अलग नॉमेनक्लेचर होता है, एनिमल का अलग नॉमेनक्लेचर है, उसकी अलग सोसाइटी है, ठीक है, अलग उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसका भी नाम चेंज होकर ICN हो गया है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, ये नाम हो गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये वाला नेम अब करंट में यूज़ कर सकते हैं आप। ये भी बोलेंगे तो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप कोशिश करें ICN और ये पूरा कंप्लीट करके बोलें। खाली ICN बोलेंगे तो भी चल जाएगा। बॉटेनिकल टर्म्स को यहाँ से हटाकर इस तरीके से डिस्क्राइब कर दिया गया है, एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। एनिमल में यही है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसमें एनिमल के नाम रखे जाते हैं, प्लांट्स में प्लांट्स के नोमेनक्लेचर रखे जाते हैं। अब आते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर पे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। उन्होंने सबसे पहले नाम रखने का जो सिस्टम रखा, यानी कि किसी भी स्पीसीज़ का, सपोज़ हम किसी एक प्लांट का नाम रखते हैं, सपोज़ जैसे मैं नीम का एग्जांपल दे रहा था, तो हम नीम का मार्गो का नाम रखते हैं, तो उसका नाम है एजाडायरास्टा इंडिका, ठीक है। तो ये नेम है, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पर जो फर्स्ट नेम होता है वो क्या है, हमारा जेनेरिक नेम है, उसको हम जीनस बोलते हैं। और जो दूसरा नाम होता है उसको हम कहते हैं स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज को दो तरीके से लिखा जाता है शॉर्ट में, SP और SPP, ठीक है। ये होता है सिंगुलर नंबर और ये होता है प्लूरल नंबर, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। और
आप नॉर्मल में सिंगुलर प्लूरल फुल फॉर्म लिखेंगे तो सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो जीनस का नाम है, और इस पूरे को हम लिखते हैं इटैलिक से, ठीक है। नॉर्मल जब हम लिखेंगे तो इसको इटैलिक लिखेंगे। अगर आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो आप कोशिश करिए उसको अंडरलाइन कर लीजिए, या फिर किसी डिफरेंट पेन से उसको लिखिए, ब्लैक पेन से आप उसको करके लिख सकते हैं, या बोल्ड करके लिख सकते हैं, या अंडरलाइन कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में वो पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं इटैलिक से। कॉमनली रिटन लैंग्वेज जो हम बुक्स में पढ़ते हैं उसमें ये इटैलिक से लिखा हुआ होना चाहिए, और इसका जीनस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और स्पीसीज के सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। जो पहला नाम होता है वो जीनस का नाम होता है, और दूसरा नाम होता है वो स्पीसीज का नाम होता है। स्पीसीज मेन है, ठीक है। जीनस एक ही प्लांट के कई सारे प्लांट का सेम जीनस हो सकता है। जैसे फाइकस है, फाइकस एक प्लांट है जो कि फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है, फाइकस रेलिजियोसा, ये दोनों है। अब नाम देखिए आप, फाइकस दोनों में आ रहा है, तो फाइकस क्या है, एक जीनस है, ठीक है। तो फाइकस जीनस हो गया, और बेंगालेंसिस ये बरगद का नाम है, और रेलिजियोसा ये पीपल का नाम है। तो ये बरगद का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, तो दोनों का ही हम देख रहे हैं कि जीनस सेम है, ठीक है। तो इस तरीके के आप एग्जाम्पल भी बहुत सारे देख सकते हैं, और आप ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। इसके दूसरे जो रूल्स हैं वो मतलब नॉमनक्लेचर के, मैं कॉमन रूल्स बता रहा हूँ। वैसे तो नॉमनक्लेचर अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, और मैंने अलग से वीडियो इसका अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसका जो नेम है लैटिन में लिखा जाना चाहिए, या फिर लैटिन से रिलेटेड मॉडिफिकेशंस, उसमें लैटिनाइज लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब लैटिन का ही उसमें थोड़ा स्वरूप आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से उसको लिखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो जीनस है वो मैंने बताया, पहला लेटर कैपिटल से लिखना जरूरी है, और स्पीसीज के सारे लेटर्स लोअर केस में होना चाहिए, ठीक है। अगर हैंड रिटन है तो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ये पॉसिबल है, ठीक है। अब इसमें आता है ऑथर्स नेम। ऑथर्स नेम क्या होता है, सपोज ये नाम है, ये दिया था किसने, लीनियस ने, तो लीनियस का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर आगे इसके लिख दी जाएगी। इसको ना हम कैपिटल लिखेंगे, ना इसको हम क्या कहते हैं, मतलब इसको ना हम इटैलिक करेंगे, ना इसको हम किसी और तरीके से लिखेंगे। ये हर साइंटिस्ट का एक स्टैंडर्ड कोड लिखा जाता है, उसी हिसाब से लिखा जाता है। कई जगहों पर आपको लीनियस ऐसे लिन करके लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कुछ बुक्स में ऐसा चल रहा हो अभी भी, ठीक है। तो ये, लेकिन ये वाला जो एल डॉट है ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। और कहीं लिन लिखा हुआ है तो आप उसको चेंज करके एल डॉट लिख दीजिए, ये ज़्यादा स्टैंडर्ड है। लिन से भी चल जाएगा, लेकिन लिन अब नहीं लिखा जाता। क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, जो ग्रुप्स हैं जिनको आप पहचानते हैं, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, जिनको आपने अलग अलग कैरेक्टर के बेस पे ऑब्जर्व करके अलग अलग देखा, आपने उसका कैरेक्टर देखा, वो किस तरीके देख रहे हैं, उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, उनके बेसिस पे उनको आपने अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। जैसे रेंगने वाले जितने एनिमल्स हैं उनको आपने अलग ग्रुप में डाल दिया, जो बर्ड्स हैं उनको अलग ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, मैमल्स को अलग ग्रुप में डाल दिया। तो इस तरीके से आपने उनको आइडेंटिफाई किया, उनको कैटेगराइज किया, ठीक है, जिससे कि आप उनको आसानी से पहचान सकें, उनके बारे में समझ सकें, उनको पढ़ सकें, उनको पढ़ा सकें, उसको समझना आसान हो, ठीक है। तो इस तरीके से तो जितने भी अलग अलग लेबल हैं उस ग्रुप में, ऐसा तो है नहीं कि खाली एक ही पॉइंट पे आपने खाली कह दिया कि बर्ड्स हैं ये अलग है। अब बर्ड्स में भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, उसके भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उस ग्रुप के अंदर भी छोटे ग्रुप आ रहे हैं, उन छोटे ग्रुप्स के अंदर भी हो सकता है और ग्रुप आएंगे। तो हर एक पर्टिकुलर ग्रुप को या हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी को हमने एक टर्म दिया है जिसको हमने कहा है टैक्सा। तो अगर हम ग्रुप कहें सिंपल वे में, या उस टर्म को हम कहें टैक्सा, तो हम टैक्सा उसको टर्म को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी हिरार्कियल टर्म को जिससे हमने ग्रुप में डिवाइड किया है उसको हम टर्म दे सकते हैं टैक्सा। तो ये सभी कैटेगरी क्या हैं, टैक्सा कहलाती हैं। तो इनको हम ग्रुप कहें या फिर टैक्सा कहें, हम सिंपल वे में उसको टैक्सा कह सकते हैं। स्टैंडर्ड टर्म्स आ जाता है, क्लासिफिकेशन के लिए स्टैंडर्ड टर्म आ जाता है, ग्रुप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ग्रुप हम सिंपल वे में समझाने के लिए कहेंगे। स्टैंडर्ड में अगर हम टैक्सा वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब आप सिंप्लीफिकेशन में ग्रुप ही समझ सकते हैं, ठीक है। हिरार्कियल टर्म क्या होता है, ऐसे एक जो अपर चेन जो है इस तरीके से बनती है उसको हम कहते हैं हिरार्कियल टर्म।
तो इसमें हम अब टैक्सोनॉमी में थोड़ा सा समझ के लेके चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है, और क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने उसके कैरेक्टर्स को देखा, उसके कैरेक्टर्स को डिफाइन किया, उसके कैरेक्टर के बेसिस पे प्लांट्स को हमने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद में हमने उसका नाम रखा, अभी बिल्कुल नए प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और नया जब उसका हमने नाम रखा तो उसके कैरेक्टर के बेस पे ही हमने उसका क्लासिफिकेशन सेटअप किया। तो इस तरीके से आता है। अच्छा, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में किस तरीके से चलता है? मॉडर्न टैक्सोनॉमी में पहले तो हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, यानी कि उसके कैरेक्टर्स को देखकर, मॉर्फोलॉजिकल यानी कि उसके एक्सटर्नल फीचर्स को देखकर हम उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल इंटरनल बेसिस पे हम उसको देखते हैं, समझते हैं। फिर उसके हम सेलुलर स्ट्रक्चर को भी समझते हैं, और उसका डेवलपमेंटल यानी कि फाइलोजेनेटिक किस जगह पे प्लेस हो रहा है। सपोज जैसे पहले बताया जाता था कि इंसान का जो जन्म है वो बंदर से हुआ है, तो बंदर से यहाँ तक इंसान कैसे बना। तो ये एक क्या है, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसको हम मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे तो देखते ही हैं बहुत हल्का सा, क्योंकि इंसान का जो फिजिक्स है, जो फीचर्स हैं, वो बंदरों के सिमिलर काफ़ी दिखते हैं, है ना। लेकिन उसमें डेवलपमेंट कौन कौन से हुए, कौन कौन से चेंजेस हुए, तो जब बीच में हम यहाँ पर हम आदि मानव को या और दूसरे इस तरीके के ऐप या उससे रिलेटेड और दूसरे हम चीज़ों को पढ़ते हैं, तब हम समझते हैं कि हाँ, इसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या है, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उनका इकोलॉजी कैसी है, यानी कि जिस एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो सरवाइव कर रहे हैं वो कंडीशन क्या है। दोनों में डिफरेंसेस है, तो काफ़ी डिफरेंसेस बॉडी पे भी देखने को मिलेगा। अगर डिफरेंसेस नहीं है तो उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, किस तरीके से बाकी चेंजेस हैं, वो सब हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सारा बेसिक चीज़ें टैक्सोनॉमी के इंक्लूड करता है। ठीक है, अब आते हैं हम सिस्टमैटिक्स पे। सिस्टमैटिक क्या है? सिस्टमैटिक का मतलब होता है एक सही वे में, ऑर्गेनाइज वे में चीज़ें चलना। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक मैनर। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक का मतलब है एवोल्यूशन। ठीक है, तो अर्थ पे अगर मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, तो इसके बाद में ये ऑर्गेनिज्म इससे डेवलप हुआ, इससे ये ऑर्गेनिज्म हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये डेवलप हुआ, इससे, तो ये एक पैटर्न बनाते हुए चल रहा है, जिससे हम बताते हैं कि इसका जन्म ये हुआ, इसके पूर्वज ये थे। इस तरीके से हम टर्म्स यूज करते हैं। तो उसको जो हम क्लासिफिकेशन में लिखते हैं, तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो वही फाइलोजेनी ही हमारी सिस्टमैटिक्स है। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मली क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी की स्टडी है, एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि वो एक दूसरे से एवोल्यूशन के साथ साथ में वो क्या रिलेशनशिप में थे, उस पूरे की स्टडी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक, यानी कि एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं, और उससे हम उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं विद टैक्सोनॉमी। तो हम इसको पूरे को हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। अब आ जाती हैं टैक्सोनॉमिक हिरार्की या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो हमने पहले भी बताया कि इसको हम क्या टर्म यूज करेंगे, टैक्सॉन यूज करेंगे। हर एक रैंक को हम क्या कहेंगे, टैक्सा कहेंगे। हर एक रैंक को जब हम नाम देंगे, अलग अलग रैंक्स आएंगी, अभी कौन कौन सी रैंक्स हैं उनको हम देखेंगे, तो हर एक रैंक को हम टैक्सा बोलेंगे या फिर रैंक कह देंगे। तो अगर हम उसको रैंक कहें या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहें या कहें हम उसको टैक्सा, ठीक है, तो वो तीनों ही टर्म्स हमारे सिमिलर कहलाएंगे। ठीक, तो अब हम इसको आगे डिटेल में समझते हैं। तो इसमें आते हैं बहुत सारे हिरार्कियल टर्म्स। वो हिरार्कियल टर्म्स क्या हैं, हम उनको देखते हैं। तो हम स्पीसीज से स्टार्ट करते हैं, तो किंगडम आएगा, ठीक है, कॉमन कैरेक्टर, फिर उसके बाद में डिक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो लोअर टैक्सा क्या आएगा, स्पीसीज आएगा, और हायर टैक्सा क्या आएगा, किंगडम आएगा। तो स्पीसीज से लेकर जो हम किंगडम तक जाएंगे, तो हमारे कैरेक्टर कैसे होते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। तो स्पीसीज के में तो मैक्सिमम हमारे कैरेक्टर्स आएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम हायर कैरेक्टर्स पे जाएंगे, तो वैसे वैसे हमारे मतलब हायर रैंक पे जाएंगे, तो वैसे वैसे हमारे कैरेक्टर्स डिक्रीज करते जाएंगे। यानी कि ज़्यादा कैरेक्टर्स को हम लेकर बड़ा ग्रुप नहीं बना सकते, एक छोटे कैरेक्टर
कैरेक्टर्स को लेके हमें एक बड़ा ग्रुप बनाना पड़ता है, फिर उसके अंदर बाकी कैरेक्टर्स को हम इंक्लूड करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्पीसीज क्या है। स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज एक सबसे छोटा और बेसिक टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है, बेसिक टैक्सोनॉमिक यूनिट है, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है, सपोज यहाँ पे मैंगो है या फिर पोटैटो है या फिर लाइन है या फिर ह्यूमन है, इस तरीके के सभी इनको हम स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज आप यहाँ से कंसिडर करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके का हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होती हैं? फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं। तो यानी कि जितने भी, अब हम इसमें एक एग्जांपल मैंगो का ना लेकर हम यहाँ पर ले रहे हैं एग्जांपल पैंथेरा का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसमें देखा पैंथेरा लियो, अब लियो लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया लाइन। अब ये पैंथेरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी लिखा शॉर्ट डॉट कर दिया तो पैंथेरा मतलब हो गया, लेकिन ऊपर पैंथेरा लिखा होना चाहिए, तभी उसके नीचे हम इस तरीके लिख सकते हैं। अगर एक बार पी से हमने किसी और टर्म को लिख दिया तो उस पी नीचे वाले पी डॉट का मतलब पैंथेरा नहीं रहेगा, वो नया टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब पैंथेरा हमने लिख दिया टिग्रिस, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया टाइगर। अब टाइगर और लॉयन तो अलग अलग होते हैं, ये तो अलग अलग हो गए। तो हमने समझा कि स्पीसीज सबसे छोटा टर्म है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इधर जो ये दोनों नाम आपका कॉमन जो उसका साइंटिफिक नेम है उसमें ये चीज आ जाती है, स्पीसीज, स्पीसीज के बाद में जीनस, इन दोनों से मिलकर ही नाम बना दिया जाता है, बाकी और किसी चीज़ से मिलकर उस ऑर्गेनिज्म का नेम नहीं बनता है। तो अगर ऑर्गेनिज स्पीसीज और जीनस तो आपको ऑर्गेनिज्म के नाम से ही पता चल जाएगा, तो ये कितना अच्छा है ना, ऑर्गेनिज्म का नाम और उससे दो कैरेक्टर हमें मिल गए, हियरार्किकल टर्म्स, ठीक। तो पैंथेरा लियो लाइन हो गया, पैंथेरा टिग्रिस। तो यानी कि स्पीसीज जो है हमारी सबसे छोटी यूनिट है जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म डिसाइड हो रहा है, ठीक। उसके बाद में जीनस आ रहा है। अब जीनस हम देखते हैं कि दोनों ही कैट फैमिली के हैं, दोनों ही कैसे हैं? बहुत ही सिमिलर हैं, इनका जीनस सेम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी का पैंथेरा ही होगा, किसी का दूसरा भी होगा, तो आपसे पता चलेगा कि वो दोनों कितने सिमिलर हैं और बाकी इन दोनों से अलग अलग हैं, है ना। तो अब जीनस में हमने देखा सोलेनम पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मेलोंगेना। मेलोंगेना क्या है? ब्रिंजल है, बैंगन का है। तो पोटैटो और ब्रिंजल ये दोनों का जीनस का नेम तो सोलेनम ही है, लेकिन स्पीसीज का नेम क्या हो गया? ट्यूबरोसम है एक का मेलोंगेना है। ऐसे ही पैंथेरा का हम देख लिया, पैंथेरा लियो, ठीक है, लॉयन है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर है, और पैंथेरा पार्डस लेपर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से आता है। अब इसके बाद में जो तीसरा टर्म आता है वो थर्ड रैंक जो है वो क्या है? थर्ड टैक्सा क्या है? फैमिली। अब इस तीसरे को हम डिवाइड करते हैं फैमिली में। तो सोलेनम जो है पूरा ग्रुप, उसमें पिटूनिया दतूरा ये सब आता है, और इस पूरे को एक फैमिली में रखते हैं, यानी कि इस फैमिली में बहुत सारे जीनस हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 3 जीनस एग्जाम्पल के तौर पे दे रखे हैं, जिसमें आ रहा है धतूरा, सोलेनम और पिटूनिया, ठीक है। ऐसे ही एक एनिमल का ग्रुप है जिसको कह रहे हैं फैलिडी। फैलिडी फैमिली के अंदर में पैंथेरा भी आता है और फैलिस भी आता है, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे बहुत सारे एनिमल इसी फैलिडी ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और दूसरे हैं, डॉग का है जैसे कैनिस, ठीक है, तो कैनिडी फैमिली है उसकी। कैट की जो फैमिली है फैलिस, तो उसमें फैलिडी फैमिली आती है। डॉग का जो ग्रुप है जिसमें डॉग आ रहे हैं और डॉग से सिमिलर जितने भी एनिमल आप देखते हैं वो सभी इसी कैनिडी फैमिली में आते हैं। तो इस तरीके से हमने उस जीनस से एक बड़ा ग्रुप बनाया जिसको हमने बहुत छोटे कैरेक्टर्स पे बेस लिया और उसको हमने बताया कि ये क्या है? फैमिली है उस पर्टिकुलर जीनस की, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे जीनस आ सकते हैं, एक फैमिली में बहुत सारे जीनस आते हैं।
ठीक। अब अगला आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है, एक जैसी फैमिलीज या सिमिलर कैरेक्टर जिसमें आ रहा हो वो फैमिलीज को हम एक ग्रुप और नया बनाते हैं, एक और नया टैक्सा बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्डर। जैसे कि यहाँ पर ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स के अंदर में एक फैमिली आ रही है सोलेनेसी और एक फैमिली आ रही है कॉन्वोल्वुलेसी। ठीक है, तो एक फैमिली है सोलेनेसी और एक फैमिली है कॉन्वोल्वुलेसी। ये दोनों ही फैमिली पॉलीमोनियल्स के अंदर आ रही हैं। ये प्लांट्स में एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो यानी कि हमने एक ग्रुप के, ऐसा नहीं कि यही दोनों फैमिली आएंगी, इसके अलावा भी और सारी फैमिली होंगी जो इस ऑर्डर के अंदर आ सकती है। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स अलग अलग बनते हैं। ऐसी कार्निवोरा एक ऑर्डर है जिसके अंदर फेलिडी और कैनिडी दो फैमिली आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दो फैमिली ही नहीं और भी फैमिली हो सकती हैं क्योंकि कार्निवोर्स तो बहुत सारे हैं। तो इसमें हमने इस तरीके से एक हायर रैंक बना जो कि आया ऑर्डर। तो सबसे पहले हम थे स्पीसीज पे, स्पीसीज से बड़ी रैंक थी जीनस, जीनस से बड़ी रैंक थी फैमिली, और फैमिली से बड़ी रैंक जो आई वो क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर से बड़ी रैंक जो आएगी वो क्या होगी, क्लास। तो यहाँ पे आएगा क्लास। जैसे ये जो ऑर्डर है प्रिमिनेटा और कार्निवोरा। ठीक है, प्रिमिनेटा प्राइमेट्स का ऑर्डर है। ठीक है, और कार्निवोरा जो यहाँ पर आपने फेलिडी और कैनिडी जिस फैमिली के अंदर, जिस ऑर्डर के अंदर आए वो ऑर्डर था कार्निवोरा। अब कार्निवोरा और प्रिमेटा, ठीक है, ये दोनों ही मैमेलिया के अंदर आते हैं, यानी कि मैमेलिया क्लास है यहाँ पर। तो क्लास कौन सा आ गया, मैमेलिया। ठीक है, तो उसके अंदर आएंगे ये। ठीक। अब उसके बाद आता है फाइलम। फाइलम जो है नेक्स्ट जो बड़ा ग्रुप है उसके अंदर में हमने यहाँ पर ये देखा कि पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एवीज, मैमेलिया, जिस मैमेलिया को अभी तक हम लेकर पहुंचे। तो यहाँ पे बर्ड्स आ जाएंगी, यहाँ पे रेप्टाइल्स आ जाएंगे, यहाँ एम्फीबियंस आ जाएंगी, यहाँ मछलियाँ आ जाएंगी। तो ये इस पूरे ग्रुप को उन्होंने एक फाइलम में रखा जिसका नाम था कॉर्डेटा। ठीक है, ऐसे ही बाकी जो ग्रुप था प्लांट्स का उसको एक डिवीजन में रखा जिसको उन्होंने कहा एंजियोस्पर्मी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इन्होंने फाइलम कह दिया, ये भी फाइलम है लेकिन इसको यहाँ पर नाम दिया गया डिवीजन। ठीक है, तो फाइला या डिवीजन ये एक ही जैसे कहलाते हैं। प्लांट्स और एनिमल में कभी कभी अलग अलग टर्म्स यूज कर लिए जाते हैं, तो उसका ऐसा कोई इशू ज़्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, इससे बड़ा जो ग्रुप आता है वो आता है किंगडम। तो किंगडम में आए जाएंगे जितने भी फाइलम और जितने भी डिवीजन है वो कभी किंगडम में आ जाएंगे। जैसे एक बड़ा किंगडम है प्लांट्स का, तो प्लांट सभी इसमें आ गए, और एनिमल किंगडम हो गया तो एनिमल सब आ गए। ठीक है, अब एनिमल किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम आएंगे, बहुत सारे फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लास आएंगे, बहुत सारे क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर आएंगे। इस तरीके से ये हिरार्कियल सिस्टम हमें देखने को चलता रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करा है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन और उसके बाद किंगडम, हमें इसी सीक्वेंस में हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको याद कर लेना है। तो इसको हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैन, हाउस फ्लाइज, मैंगो और वीट। ठीक है, इनके एग्जाम्पल लिए हैं। इसका नाम है होमो सेपियंस, मस्का डोमेस्टिका, मैंगीफेरा इंडिका, ट्रिटिकम एस्टिबम। ये जो आता है वो होमो जीनस के अंदर आता है, और इसकी स्पीसीज यहाँ पर लिखी हुई है क्या है, सेपियंस। ठीक है, तो स्पीसीज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर लिखी हुई है। साइंटिफिक नेम में जीनस और स्पीसीज दोनों ही लिखा रहता है, तो आपको वो चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। फैमिली होमिनिडी, प्राइमेटा, मैमेलिया और कॉर्डेटा। इस तरीके से ही बाकियों को भी हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आसान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको यहाँ से अपना नोट्स बनाने में हेल्प हो जाएगी, और आप अगर डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी वीडियो को सेव कर लें और आप इसको याद करते रहें। नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो आते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी में जो दूसरे साथ में जो और चीज़ें होती हैं उनको अगर हम इसमें लेकर चलते हैं, तो जो टूल्स हैं टैक्सोनॉमी के जिनकी हेल्प से हम टैक्सोनॉमी को पढ़ रहे हैं उनको हम टैक्सोनॉमिक एड कहते हैं। तो टैक्सोनॉमिक जो टूल्स हैं, जो दूसरी टेक्निक्स हैं, उनको हम पढ़ते हैं, उससे हम आइडेंटिफिकेशन में मदद लेते हैं।
क्लासिफिकेशन में मदद लेते हैं, उनसे हम प्रिजर्वेशन में मदद लेते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, ठीक है। और इससे टेक्सोनॉमी की जो स्टडी है और बायोडाइवर्सिटी को जो समझने की हमारी कैपेसिटी है वो हम अच्छे से उसको बढ़ा लेते हैं। तो टैक्सोनॉमिक एड भी आपके सिलेबस में है और इसको भी आपको कंप्लीट समझना है। तो इसमें सबसे पहला आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? अब हर्बेरियम आप सभी लोगों ने देखा होगा और हो सकता है आपको आगे बनाने को मिले। तो हर्बेरियम में हम क्या करते हैं, हम जो प्लांट्स के स्पेसिमेंस होते हैं उनको हम पहले कलेक्ट करते हैं, उनको सुखाते हैं, उनको प्रेस करते हैं और उनको एक शीट पर माउंट कर देते हैं सॉरी, उनको हम माउंट करके उसको शीट पर चिपका देते हैं, फिर हम उस पर लेबल लगाते हैं। उस लेबल पे हम उसकी सारी इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, ठीक है, और उसका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई सी भी शीट रख दी, उस शीट को हम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। जो लेबल लगाते हैं उस पर कुछ चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे उसका साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली, उसका कलेक्शन किया किसने है उसका नाम, वो और कब किया है वो कलेक्शन की डेट, और कहाँ से किया है उस जगह का नाम, उस लोकेशन का नाम, ठीक है। ये सारे फीचर उस लेबल पर होना चाहिए जो लेबल हम लगाते हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशंस वहाँ पर होनी ही चाहिए, ठीक है। उसको हम एक क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग रखते हैं। इंडिया में जो हर्बेरियम रखने का जो सिस्टम है वो बैंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम है और सबसे ज़्यादा यही एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। अब इसका यूजेस क्या है, क्यों कर रहे हैं भैया ये सब काम क्यों कर रहे हैं, हम इतना हर्बेरियम वगैरह बनो के रख रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या है? तो जब हमने कोई प्लांट नया कहीं से देखा, उसका बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन है, तो उसका हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? मान लीजिए मैंने यहाँ कलेक्ट करा प्लांट और मैंने पहली बार उस प्लांट को कलेक्ट किया और मैंने उसका पूरा सेटअप करके उसका नाम हम बना के सब रखवा दिया, ठीक है। पूरा एक सिस्टम होता है, आपको सिंपल में समझना है कि मैंने उसका सारा अरेंजमेंट कर दिया। वो उसके प्लांट के बारे में दुनिया को नॉलेज है, लेकिन सबको तो नहीं पता है। कल को कोई नया उस प्लांट पे काम करने को आया, उसको पता ही नहीं कि वो पौधा है कौन सा, तो वो पूछेगा किससे? तो वो पूछेगा एक हर्बेरिया जहाँ पे सेटअप होगा वहाँ से पूछेगा कि हाँ ये पौधा कौन सा है, हमें इसके बारे में बताइए। तो वो उसको आइडेंटिफाई करके देंगे, वो उसको बता कर देंगे। ये पूरा एक पैटर्न है जो कि फॉलो किया जाता है, ठीक है। उसकी फ्लोरिस्टिक डाइवर्सिटी हमें पता होना चाहिए कि हमारे एरिया में कौन कौन से पौधे हैं और उसके बारे में किस किस तरीके का है, क्योंकि उसका एक इम्पॉर्टेंस है उस एरिया के लिए, ठीक है। हर एक प्लांट्स का, हर एक एनिमल का जिस एरिया में वो सरवाइव कर रहा है उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। हो सकता है बच्चों अभी आप उतने ज़्यादा अपने समझ नहीं डेवलप कर पाए तो आपको उतना नहीं आइडिया लग पा रहा है, लेकिन हर एक प्लांट्स का, हर एक ऑर्गेनिज्म का उस एरिया की डाइवर्सिटी को सेट करने में, उस एरिया की ज्योग्राफी में उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। तो हम इससे एक और चीज़ करते हैं, हर्बेरियम से हम टैक्सोनॉमिक कंपैरिजन करते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि हाँ कि उसमें बाकी प्लांट्स डाइवर्सिटीज़ में कितना डिफरेंसेस है, ठीक है। तो हम किसी पर्टिकुलर एरिया का हर्बेरियम देखेंगे और किसी दूसरे एरिया का हर्बेरियम देखेंगे तो वहाँ से हम इसमें कंपैरिजन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके के ये तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल हो गए, आप इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं तो आप उनको समझ सकते हैं। अच्छा, हर्बेरियम कॉमन जो हर्बेरिया है, एक है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो इंडिया में सबसे बड़ा हर्बेरिया है, जिसको CNH कहते हैं, और ये कोलकाता में है। कोलकाता क्या, हावड़ा में है। हावड़ा में आप जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको मिलेगा जगदीश चंद्र बोस बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। तो वहाँ पे आपको उसको CNH को आप देख सकते हैं, कॉलेज की विजिट भी करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक रॉयल बॉटेनिकल गार्डन है जो क्यू इंग्लैंड में है, लंदन में, ठीक है। तो वहाँ पे देख सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा है हर्बेरिया, ठीक है। यूपी में अगर देखा जाए तो लखनऊ में है NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप हर्बेरिया को देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो विजिट वहाँ पर भी कर सकते हैं। फिर आते हैं बॉटेनिकल गार्डन्स। बॉटेनिकल गार्डन्स जो होते हैं वहाँ पर एक साइंटिफिक रिसर्च
के बेस पे वो बनाए जाते हैं, वहाँ पे लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है, लिविंग प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, और उनका स्पेशल जो यूज़ होता है वो एजुकेशन, कंजर्वेशन और साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये बॉटनिकल गार्डन स्पेशली बनाए जाते हैं। देखिए आपका नॉर्मल गार्डन है वो अलग है, ठीक है, नॉर्मल गार्डन में सिर्फ आपके पसंद के पौधे रखे जाएंगे, लेकिन बॉटनिकल गार्डन में वो सारे प्लांट्स रखे जाएंगे, उनका नेमिंग होगा, उनका बॉटनिकल साइंटिफिक नेम रखा जाएगा, उनका कंजर्वेशन किया जाएगा, वहाँ स्पीसीज जो रेयर हैं उनको भी रखा जाएगा, ठीक है, और उनका एक जीन बैंक, एक एंडेंजर्ड स्पीसीज को भी वहाँ पर सेव करके हम रख सकते हैं। अलग अलग तरीके के बॉटनिकल गार्डन्स में आपको अलग अलग एरिया मिलेंगे जहाँ पे अलग अलग तरीके के प्लांट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है एजुकेशन रिसर्च में, इनसे इनका एक जीन बैंक तैयार किया जाता है जिससे कि हम एंडेंजर स्पीसीज को बचा सके। ठीक है, और उनके जो एस्थेटिक वैल्यू है यानी कि उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको हम दुनिया को बताते हैं कि हाँ इसका ये पर्टिकुलर यूज़ है। ठीक है, और रिक्रिएशनल वैल्यूज़ भी हम उसकी, अगर कोई वैल्यूज़ उसकी ऐसी है, पहले होती थी अभी नहीं होती है, अभी लोग नहीं समझते, अभी लोग ज़्यादा अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, प्लांट से कनेक्ट कम है, तो उनको दोबारा से उससे कनेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें क्रिएट करी जाती हैं। ठीक, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं जैसे मैंने बताया ना, कोलकाता में जो आपको बताया अभी मैंने CNH है ना, तो हर्बेरिया वो इसी आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंस्टीट्यूट बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन के अंदर ही वो CNH की बिल्डिंग है, तो ये दोनों जगह सेम एक ही जगह पर हैं। ठीक है, और क्यू बॉटनिकल गार्डन में भी, तो जितने भी बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं वहीं पे हर्बेरिया को सेटअप किया जाता है, ज़्यादातर कोशिश ये की जाती है, तो जहाँ पर हर्बेरिया है वहाँ पे आपको बॉटनिकल गार्डन भी मिलेगा। ये बॉटनी के साथ में बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि बॉटनी के साथ में इसीलिए अच्छा फीचर है क्योंकि प्लांट्स हमारे भागते नहीं है, एक जगह हमने लगा दिया हमें ज़िंदगी भर वहीं मिलेंगे, अच्छे से हम उनको देखभाल कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये प्लांट के साथ में बड़ी अच्छी खूबसूरती है। म्यूजियम, म्यूजियम क्या होते हैं, जो हम एनिमल या प्लांट को जब हम जो नॉन लिविंग जब हो जाते हैं तो उनको हम जब कलेक्ट करके रखते हैं तो उनको हम किसी जार में, किसी कंटेनर में, या उनके फॉसिल्स को उनको हमको प्रिजर्व करके रखते हैं, उनको आगे समझने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादातर नॉन लिविंग को ही रखने की कोशिश करते हैं, या प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स को रखने की कोशिश करते हैं जो अभी प्लांट से अलग हो गए हैं। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर कहते हैं म्यूजियम। ठीक, तो म्यूजियम भी हमारा स्टडी पर्पस से यूज होता है और कॉलेज और एजुकेशन में सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे ही नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में है और इंडियन म्यूजियम जो कि कोलकाता में है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे अच्छे म्यूजियम्स हैं। इसके आता है जोलॉजिकल पार्क। जोलॉजिकल पार्क ऐसे पार्क हैं जहाँ पे लाइव वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है प्रोटेक्टेड कवरिंग में, यानी कि उनको एक ऐसी लोकेशन पे रखा जाता है जहाँ पे उनको हम प्रोटेक्ट करके रख सकें। ठीक है, उनको थोड़ा सा नेचुरल हैबिटेट बनाकर उनको दिया जाता है। पूरी तरीके से नेचुरल नहीं होता, लेकिन कोशिश की जाती है कि ऐसा एक जंगल जैसा माहौल उनको तैयार करके दिया जाए। ठीक है, लेकिन वो अपने मेन वाइल्ड कंडीशंस में नहीं होते हैं। ठीक है, उनको एक अलग से प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट उनको बनाकर दिया जाता है जिसमें हम उनको रखते हैं और उनकी देखभाल होती है। ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल कंडीशंस उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, उनको ऑब्जर्वेशन, रिसर्च और आगे के कंजर्वेशन के लिए उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, उनके बिहेवियर को समझने में और उनकी बायोलॉजी को समझने में यूज़ होता है इस तरीके के जोलॉजिकल पार्क्स का, और ये एक पब्लिक को एजुकेट करने के लिए, एक एक्स-टू कंजर्वेशन के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे नेशनल जोलॉजिकल पार्क दिल्ली में है, ठीक है, लखनऊ में भी जोलॉजिकल पार्क है, और कानपुर में भी जोलॉजिकल पार्क है, कर्नाटका में भी आपका जोलॉजिकल पार्क है। ज़्यादातर स्टेट्स में आपको जोलॉजिकल पार्क्स देखने को मिल जाएंगे। अगला जो आता है वो आता है टैक्सोनॉमिक की। टैक्सोनॉमिक कीज क्या होती हैं? टैक्सोनॉमिक की क्या है कि जब हम किसी प्लांट्स को बताते हैं तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सपोज मैं एक यहाँ पर डायरेक्ट आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक, फिर मैं ये आगे का टर्म बताऊंगा तो आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझेंगे। सपोज अभी हमें पता है कि कोई हमें एक एनिमल मिला जिसमें हमें उसमें पंख मिले, और एक एनिमल था जिसमें पंख नहीं थे,
तो जो पंख हैं उनको हमने अलग ग्रुप में रखा और जिसमें पंख नहीं है उसको अलग ग्रुप में रखा। ठीक, अब जिसमें पंख नहीं है, ठीक है, और पंख हैं, ठीक है, तो दोनों को ही हमने अलग अलग ग्रुप में रखा है। ठीक, तो अब उसमें एक आ रहा है जिसमें पंख तो हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकता। पंख तो हैं, ऑस्ट्रिच में पंख तो होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकता, कैन नॉट फ्लाई, तो उसको यहां पे बता दिया ऑस्ट्रिच। ठीक है, और एक है कैन फ्लाई, तो उसको बता दिया कि ये पिजन है। पिजन, अब हमने दो एनिमल तो गिनती के लिए थे लेकिन उनको हम अलग अलग की कैसे बनाएंगे, उनको समझने के लिए कि हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉपर की बनाई जाती है, उस की को इसी वे में हम यहाँ पर सेटअप करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक एनिमल है जिसके पंख हैं, तो उसको हमने रखा गो टू 2, यानी कि सेकंड ग्रुप में अब हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा गो टू 3। अब यहाँ पे थर्ड के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल बना देते हैं, 3A 3B। ठीक है, तो इसमें हम रख देते हैं ऐसे एनिमल जिनके फैदर है ही नहीं। ठीक, तो उनको हम किसी और तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे उनके अपने कैरेक्टर के बेसिस पे। तो यहाँ पे सभी की को दो दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, दो दो पॉइंट पे डिवाइड करते हैं, इसको हम कहते हैं डाइकोटमस की। ठीक है, ये आसान होता है क्योंकि हमें दो दो पॉइंट पे उसको डिवाइड करना, किसी भी कैरेक्टर को ले सकते हैं जो कैरेक्टर हमारा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, उसको हम यहाँ पर लेते हैं। एक और तरीके की आती है जिसको ब्रांच या पॉलीक्लेव की कहते हैं। पॉलीक्लेव की कॉम्प्लेक्स हो जाती है, यहाँ पर हम दो दो में डिवाइड नहीं करते। जैसे हमने यहाँ पे दो ही कैरेक्टर लिए, पहला कैरेक्टर क्या था, पहला कैरेक्टर था कि उसके पंख हैं, दूसरा था पंख नहीं है। ठीक, तो पंख हैं पंख नहीं है के से बेसिस पे पंख हैं तो पंख से उड़ सकता है, दूसरे में पंख से नहीं उड़ सकता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने उसको दो दो ही पॉइंट में लिया। अब यहाँ पे हम दो से ज़्यादा पॉइंट भी ले सकते हैं, तो ऐसी भी की बनती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो डाइकोटमस की ही यूज़ करी जाती है, क्योंकि 2 कैरेक्टर के बेसिस पे अगर हम लेकर चलेंगे तो हम इजीली उसको अंडरस्टैंड करते हुए चल सकेंगे, वरना इतना बड़ा उसमें डिवीज़न होते चले जाएंगे, इतने बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती चली जाएंगी कि उसको समझना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो अगर दो दो में ही कैरेक्टर डिवाइड करते हुए चलेंगे तो उनको हमें समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से की को समझना, क्योंकि हर ग्रुप दो ग्रुप में ही डिवाइड हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। अब इसका जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है, ठीक है, वो 2 में डिवाइड होता है और इसको हम सेपरेट करते रहते हैं अलग अलग टैक्सा, यानी कि अलग अलग ग्रुप के बेसिस पे। जैसे पहले में सेपरेट कर दिया हमने किंगडम को, दूसरे में सेपरेट कर दिया हमने क्लास को, तीसरे में हमने सेपरेट कर दिया ऑर्डर को, फिर हमने सेपरेट कर दिया जीनस को, फिर हमने सेपरेट कर दिया स्पीसीज को। इस तरीके से हम अलग अलग सेपरेशन लेकर चल सकते हैं। और डाइकोटमस की में या किसी भी की में हम एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम आइडेंटिफिकेशन को लेकर चलते हैं, ये की अगर हो सकता है आपको अभी थोड़ा कम समझ में आ रही होगी, तो आप कोशिश करिए इसको थोड़ा सा समझने की। वैसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन आगे चल के ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अगर शुरू से आप इसको समझेंगे तो आपको आगे चल के जब हायर क्लासेस में आएंगे तो ये इजी हो जाएगा। ठीक है, और ये एक फील्ड गाइड प्रोवाइड करते हैं। आपके पास में अगर की का एक पैटर्न है पूरा बना हुआ, तो आप कैरेक्टर के बेसिस पे उस प्लांट्स को आसानी से उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हुए वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप अपनी मैनुअल की भी खुद बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं समरी टेबल पे। समरी टेबल में हम लेते हैं सबसे पहले कि जैसे हर्बेरियम था, तो हर्बेरियम का नेचर क्या है, किस तरीके के प्लांट्स या किस तरीके के एनिमल्स हम उसमें रखेंगे। तो हर्बेरियम में हम ड्राई स्पेसिमन रखते हैं। इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन का। तो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे तो जैसे CNH कोलकाता। ठीक है, ऐसी बॉटनिकल गार्डन, इसमें हम लिविंग प्लांट्स रखते हैं, तो इसमें स्टडी, कंजर्वेशन और रिक्रिएशन इसका मेन गोल है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है क्यू बॉटनिकल गार्डन या जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन, हावड़ा, कोलकाता।
या क्यू बॉटनिकल गार्डन लंदन। ठीक है। म्यूजियम, म्यूजियम को हम रखते हैं प्रिजर्वेशन, क्योंकि इसमें हम डेड फॉसिल एनिमल्स को लेते हैं, उनकी स्टडी और उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके फॉसिल रिकॉर्ड को हम रखते हैं। तो जैसे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में है, ठीक है, ऐसे जूलॉजिकल पार्क, इसमें हम लिविंग एनिमल्स को रखते हैं, ठीक है, और उनकी स्टडी, कंजर्वेशन और पब्लिक अवेयरनेस को फैलाते हैं, जैसे दिल्ली का जू है। और एक आता है टैक्सोनॉमिक की। तो ये एक टूल है जिससे कि हम प्लांट्स को या ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें हम डाइकोटोमस की ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं, तो हम इसी का एग्जांपल लेंगे। अब हम इसमें ले रहे हैं एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस में आपके एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारी एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस मुझे आपकी बुक में मिले थे। तो बेसिकली यही क्वेश्चन है। अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो आप कोशिश करिए, मुझे बताइए, तो मैं उसका भी आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई क्यों करते हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज ए वास्ट वैरायटी ऑफ लाइफ इनटू मीनेबल कैटेगरीज। ठीक है, मैनेजेबल। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आता है, वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई क्यों किया जाता है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है टू ऑर्गेनाइज द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इनटू मैनेजेबल कैटेगरीज। उनको अलग अलग कैटेगरीज में, जिसको हम आसानी से समझ सकें, आसानी से मैनेज कर सकें, आसानी से हम उसको बता सकें। ठीक है, तो उस में हमें उसको कैटेगरी में रखने के लिए सबसे पहले हम उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम उसके रिलेशनशिप को समझने के लिए, ठीक है, और उसके एवोल्यूशनरी कनेक्शंस को जो दूसरी स्पीसीज के साथ हैं उसको समझने के लिए भी हम उसको कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक, प्रोवाइड ए यूनिवर्सल सिस्टम फॉर नेमिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यूनिवर्सल नेमिंग यानी कि हम उसका ऐसा नाम रखें जिससे कि हम उसको एक ही तरीके से पूरी दुनिया में पहचान सके। जैसे सपोज आपने मूवीज़ में देखा होगा, ठीक है, आलू ले लो, है ना, कांदा ले लो। तो कांदा क्या होता है आधे लोगों को नहीं पता। ठीक है, कांदा प्याज होता है, अपने नॉर्थ इंडिया में प्याज बोला जाता है, महाराष्ट्र साइड में कांदा बोला जाता है। तो ये तो बड़ा अलग सा नेम हो गया। अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पे आप प्याज नहीं समझ पाएंगे, या कांदा क्या होता है वो लोग यहाँ नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन उसका जो आप जब बॉटेनिकल नेम उसका लेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ वो जो स्पीसीज है उसको हम इस नाम से पहचान रहे हैं। ठीक, तो अब इससे होता क्या है, जो साइंटिफिक स्टडी और कम्युनिकेशन और कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं, ठीक है, उसमें मदद मिलती है जब हम प्लांट्स को या ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो ये एक मेन 4 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई क्यों करते हैं उसका आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, वाई आर क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जब आप पढ़ते हैं, मैं भी क्लासिफिकेशन जब बताता हूं तो बहुत सारे चेंजेस उसमें बताता हूं। पहले ये था, अभी ये इस ग्रुप में था, अब इसको इस ग्रुप से हटा दिया गया है, अब ये इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, या इसका नाम ये बदल के ये कर दिया गया। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नई नई डिस्कवरीज होती रहती हैं, नए नए ऑर्गेनिज्म मिलते रहते हैं, उनकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडी होती रहती है, जेनेटिक्स में चेंजेस अगर हमें देखने को मिलते हैं जिससे कि एक नया रिलेशनशिप दिखाई देता है। पता चलता है कि वो उस ग्रुप का पार्ट ही नहीं था, वो किसी दूसरे ग्रुप का पार्ट था। हमने किसी और गलत कैरेक्टर को लेकर पहले उसको दूसरे ग्रुप में डाल रखा था, अभी उसके नए कैरेक्टर्स के हिसाब से वो दूसरे ग्रुप का पार्ट है। तो इस हिसाब से हम उसको सेटअप करते रहते हैं। ठीक, एडवांस इन टेक्नोलॉजी जैसे कि डीएनए सीक्वेंसिंग। जब डीएनए सीक्वेंसिंग की बात आती है तो बिल्कुल एकदम माइन्यूट मॉलिक्यूलर लेवल तक हम उसकी डिटेल स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसका एक बेटर कंपैरिजन तैयार कर लेते हैं। तो एक जो डीएनए स्टडी है वो एक बहुत अच्छा टूल साबित होता है कंपैरिजन के लिए। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में इस वजह से भी चेंजेस आ जाते हैं।
ठीक। इसके अलावा जो उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, ठीक है, वो टाइम के हिसाब से उसमें भी थोड़े चेंजेस आते हैं। तो जब हम उस हिस्ट्री को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि उसमें पहले ये इसके ज़्यादा सिमिलर था, किसी दूसरे पर्टिकुलर प्लांट से सिमिलर था, अब वो दूसरे प्लांट के सिमिलरिटीज़ दिखा रहा है, तो इस वजह से भी क्लासिफिकेशन में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको साइंटिस्ट एम करते हैं कि नेचुरल रिलेशनशिप को ज़्यादा से ज़्यादा कंसिडर किया जाए, यानी कि वो ज़्यादा क्लोज किसके था उसको ज़्यादा पास रखा जाए। यानी कि क्लासीफाई हम ऐसी चीज़ को करें, ऐसे सिस्टम के हिसाब से चलें कि वो अपना रिलेशनशिप सही रिफ्लेक्ट कर सके। जो ऑर्गेनिज्म है वो बता सके कि पर्टिकुलर ये एनिमल उस एनिमल के ज़्यादा क्लोज है। तो जब हमें ऐसा कोई एविडेंस मिलता है तो उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में चेंजेस कर दिए जाते हैं। व्हाट आर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन। आप कभी कभी किसी से मिलते हैं, ठीक है, तो आप उनको किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, कौन कौन सा क्राइटेरिया। तो आप उसको अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं, जैसे प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, वो क्या कर रहा है उसके बेसिस पे। जैसे कोई स्टूडेंट आपको मिला तो आप कहेंगे कि ये तो सभी स्टूडेंट है, आपके जैसी दिमाग में उसकी फ़ोटो आएगी या वो आएगा सामने आपके, तो आपको ध्यान आ जाएगा अरे ये तो स्टूडेंट है मेरा, है ना। तो इस तरीके से आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। कोई डॉक्टर आपको मिला या कोई टीचर आपको मिला तो आप तुरंत उसको देख के पहचान जाओगे कि अरे ये तो फला सर हैं, है ना। आप उसको देख के तुरंत जान जाएंगे क्योंकि आपने उसको क्लासिफाई कर रखा है अपने दिमाग में, आपको पता नहीं है लेकिन क्लासिफाई कर रखा है। एज ग्रुप के हिसाब से कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, या कोई एडल्ट है या कोई आपका एल्डर है, ठीक है, तो आप उसको देखकर समझ जाएंगे या उसको आपने पहले से दिमाग में आइडेंटिफाई कर रखा है लेकिन आपको पता नहीं है ना, कि आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। ह्यूमन ब्रेन पहले से आइडेंटिफाई कर लेता है। तो ये ऑटोमेटिकली इससे आप समझ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन तो आपने बहुत पहले से करना स्टार्ट कर दिया था लेकिन आपको आइडिया नहीं था। अब आपको जब आइडिया लगा है तो आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, हॉबीज़ के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे कि जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, कोई दोस्त आपका स्पोर्ट ज़्यादा खेलता हो या म्यूजिशियन हो या कोई ज़्यादा पढ़ाई करता हो, है ना, तो उसको आप उस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कोई किसी कल्चरल बैकग्राउंड का हो जिसकी लैंग्वेज अलग हो या कोई अलग तरीके के ट्रेडिशंस को फॉलो करता हो, किसी रिलीजन के बेसिस पे आप उसको कर सकते हैं। फूड की प्रेफरेंस पे कोई अंडे ज़्यादा खाता है या कोई नॉन वेजिटेरियन है पूरी तरीके से या पूरी तरीके से वेजिटेरियन है, तो उसके बेसिस पे भी आप उसका एक क्लासिफिकेशन तैयार कर लेते हैं एज अ पीपल। ठीक है, उसके बिहेवियर पे, फ्रेंडली है ज़्यादा या कोई बहुत ज़्यादा लड़ाकू है या कोई बहुत ज़्यादा पढ़ता है, ठीक है, तो इस तरीके के बेसिस पे भी आप लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये एक बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए है ताकि आप क्लासिफिकेशन को अपने दिमाग में जो समझ चुके हैं उसको यहाँ भी समझने की कोशिश करें कि क्लासिफिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। वाई डू वी लर्न फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन। ठीक है, हम आइडेंटिफिकेशन, इंडिविजुअल के आइडेंटिफिकेशन से या पॉपुलेशन से हम क्या समझते हैं, ठीक है, हम उसको क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो द स्पीसीज कैरेक्टराइज ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप, ठीक है, स्पेसिफिक कैरेक्टर, ठीक है, सॉरी, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन। ठीक है, हम इंडिविजुअल और पॉपुलेशन के आइडेंटिफिकेशन से क्या समझते हैं। ठीक है, द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ ए ग्रुप, हम उस एक इंडिविजुअल या इस एक ग्रुप के जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको हम समझते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसके कैरेक्टर्स को समझने के लिए, उसका रोल क्या है, ठीक है, उस पॉपुलेशन और इकोसिस्टम में, ठीक है, उसको हम समझते हैं, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं। ठीक, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसका एवोल्यूशन हिस्ट्री क्या है और उसका रिलेशनशिप क्या है दूसरी स्पीसीज से, उसका बायोडाइवर्सिटी में पैटर्न क्या है, उसका एडेप्टेशन क्या है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसने बायोडाइवर्सिटी को कैसे अडेप्ट किया हुआ है, उसमें कैसे अपने आप को चेंजेस लेके आया है। ठीक है, कहाँ कहाँ तक उसने अपनी स्पीसीज को डाइवर्सिफाई कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है।
ठीक है, उसके पैटर्न को हम समझ सकते हैं। इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर द कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए और एग्रीकल्चर के लिए जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम उसको समझते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, गिव बिलो द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम। तो करेक्ट नेम में हम देखते हैं दो जो करेक्ट नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका, ना कि मैंजीफेरा इंडिका। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? इन दोनों में डिफरेंसेस है इसकी स्पीसीज में जो आई है यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है, स्मॉल केस से है, और यहाँ पे कैपिटल केस से है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा हुआ है, हमें पता है स्पीसीज का नेम हमें स्मॉल केस से ही लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। ठीक है, और जीनस का जो पहला लेटर है वो हमें कैपिटल में लिखना है, बाकी हमें स्मॉल से ही लिखना है, और सभी हमारा इटैलिक वे में होना चाहिए, यानी कि तिरछे लेटर्स में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। डिफाइन ए टैक्सॉन, गिव सम एग्जांपल ऑफ टैक्सा एज ए डिफरेंट हिरार्कियल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक प्लांट का एग्जांपल लिया है, एक एनिमल का एग्जांपल लिया है। तो प्लांट में हमने लिया है, इसको हमने टैक्सा, पहले क्या था, शुरू से हम टैक्सा को लेके चलते हैं। पहला टैक्सा है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो किंगडम में पहले हमने यहाँ लिया प्लांट, यहाँ पे लिया हमने एनिमल, दोनों को हम एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है, तो प्लांट में हमने, सॉरी यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो गया, आप इसको मैनेज कर लीजिए। ठीक है, एनिमल को इधर कर दीजिए, प्लांट को इधर कर दीजिए, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्लांट। ठीक, प्लांटी, तो प्लांटी हो गया किंगडम, ये हो गया एनिमेलिया, एनिमेलिया के अंदर आया फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के बाद में क्लास आया मैमेलिया, में इस क्लास के अंदर ऑर्डर आया प्राइमेट्स, प्राइमेट्स के अंदर फैमिली आई, वो आई होमोनिडी, होमोनिडी के अंदर जीनस आया होमो, और स्पीसीज आई होमो सेपियंस। ठीक है, इस तरीके से। अब प्लांट में आते हैं, तो प्लांट में आया प्लांटी, प्लांटी के अंदर जो फाइलम आया वो है एंजियोस्पर्म, इसके अंदर क्लास आया डाइकॉट, डाइकॉटिलिडन्स के अंदर आया ऑर्डर रोजेल्स, रोजेल्स के अंदर फैमिली आई रोजेसी, जीनस आया रोजा, और प्लांट आया जो स्पीसीज है वो है रोजा इंडिका, यानी कि गुलाब। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है उसमें, जो आपका आंसर लिखे हुआ है क्वेश्चन, उसमें आप देख लीजिएगा कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है उसमें, स्पीसीज, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फाइलम। ठीक है, हो सकता है इसमें बीच के कुछ टैक्सा को हटा दिया गया हो, लेकिन जो पूरा एक्सप्लेनेशन वो है वो क्या है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन, इस तरीके से है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये वाले दोनों हटा दिए गए थे, सॉरी ये वाला क्लास यहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन ये आएगा तो इसके बाद ही। ठीक है, और यहाँ पर हमने फैमिली भी हटा दिया था, तो ये भी इसके बाद आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कौन सी रैंक किससे बड़ी है। हो सकता है बीच की रैंक हटाकर आपसे पूछा जाए, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कलेक्ट द करंटली एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ वर्ड स्पीसीज। स्पीसीज जो वर्ड है उसके बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या वर्ड का क्या मीनिंग है वो यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है। तो पहला हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, यानी कि बायोलॉजी के हिसाब से स्पीसीज क्या है। ठीक है, तो बायोलॉजी के स्पीसीज हिसाब से स्पीसीज क्या है, ऐसी चीज जो जिसमें इंटरब्रीडिंग हो सकती हो और जो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करती हो। ठीक है, यानी कि अगर एनिमल किंगडम की बात करी जाए या प्लांट की बात करी जाए, तो आम का पेड़ की जो स्पीसीज है मैंगीफेरा इंडिका, वो मैंगीफेरा इंडिका से ही ब्रीडिंग करेगा। ठीक है, वो नीम के पेड़ से ब्रीडिंग नहीं कर सकता। तो स्पीसीज से हमें पता चलेगा कि वो आपस में ब्रीडिंग कर रहे हैं, और ब्रीडिंग करने के बाद में एक फर्टाइल यानी कि ऑफ स्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। पता चला ब्रीडिंग तो हो रही है लेकिन ऑफ स्प्रिंग नहीं बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही होमोसेपियंस। ठीक है, तो होमोसेपियंस आपस में इसी स्पीसीज के अंदर ही
इंटरब्रीड कर सकते हैं और इसी स्पीसीज के अंदर ही फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर किसी और स्पीसीज से ब्रीडिंग करेंगे तो उस ब्रीडिंग से फर्टाइल स्पीसीज प्रोड्यूस नहीं होगी या इंटरब्रीड का कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आता है मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है? जो स्पीसीज होगी उसकी शेप, साइज और स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तब यूज किया जाता है जब उसका हमें रिप्रोडक्टिव डेटा नहीं मिलता है। रिप्रोडक्टिव डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीसीज के लिए, क्योंकि जो भी स्पीसीज अर्थ पर अवेलेबल है उनका फर्स्ट एंड लास्ट उनका जो लाइफ का गोल है वो क्या है? अपने जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना। ठीक है, ये उनका मेन गोल है। क्योंकि आपने देखा होगा कोई ऑर्गेनिज्म है, जब तक उसका फर्टिलिटी टाइम रहता है तब तक वो सर्वाइवल में रहता है, और जैसे ही उसकी फर्टिलिटी क्रॉस हुई, ठीक है, वैसे ही उसकी डेथ यानी बुढ़ापा उसका शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हम फाइलोजेनेटिक वे में हम उस स्पीसीज को पढ़ते हैं, तो उसमें हम जेनेटिक्स को देखते हैं कि जेनेटिक्स उसकी सेम होनी चाहिए, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम होनी चाहिए, तब उसको हम फाइलोजेनेटिक कॉन्सेप्ट में लेकर चलते हैं। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें स्पीसीज की, तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में उसका जो नीच है वो सेम होना चाहिए, यानी कि उसका सेम एनवायरनमेंट और सेम उसका रोल उस एनवायरनमेंट में होना चाहिए, तब उसको हम इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्पीसीज कहेंगे, यानी उसका नीच सेम होना चाहिए। ठीक है, नीच के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। और टाइपोलॉजिकल में अगर हम देखते हैं तो उसमें टाइप स्पेसिमेन, ये हो सकता है आपको अभी थोड़ा ना समझ में आए क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का टर्म है, इसके लिए मैंने टाइप स्पेसिमेन एक अलग मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहाँ देख सकते हैं। वो थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है तो आपके लेवल का भी नहीं है, लेकिन टाइपोलॉजिकल भी हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम टाइप स्पेसिमेन के बेसिस पे इसको हम देखते हैं। ठीक है, स्पेशल नोट ऑन बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया के केस में हम क्या देखते हैं? बैक्टीरिया बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में फिट नहीं बैठता, बिकॉज बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, क्योंकि बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बैक्टीरिया में जेनेटिकली 97% सिमिलरिटीज होती है 16S RNA जीन्स में। ठीक है, और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसको देखा जाता है। ठीक है, और मॉर्फोलॉजिकल और नीच, इकोलॉजिकल नीच के बेसिस पे। ठीक है, तो इसमें जो जेनेटिकल सिमिलैरिटीज होती है तो जो जितनी सिमिलैरिटीज जिस चीज में नहीं होगी उसके बेसिस पे इसको देखा जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। तो जो टर्म्स हैं उसको हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं ऑलरेडी बहुत सारा डिफाइन कर चुका हूँ, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। और अगर आप वीडियो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक बार वीडियो के मेन सेक्शन में जाकर आप उसमें हिरार्कियल सिस्टम में आप देखिए, वहाँ पे आपको ये पूरा डेफिनेशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है इलोस्ट्रेट द टैक्सोनॉमिक हिरार्की ऑफ सुटेबल एग्जांपल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो यहाँ पर मैंने एक प्लांट का एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका और एक एनिमल का एग्जांपल होमो सेपियंस दे रखा है, जिसको मैं ऑलरेडी पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, तो ये यहाँ आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिए। आगे अगर इसी पे वीडियो देखना चाहते हैं या इसी टाइप का आप कंप्लीट पूरा लेक्चर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए। अगर आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मैं इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करूंगा और आपका एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।